क्या पता नहीं क्या बार बार हट क्यों जा रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा क्या? ये हैंग भी हो जाता है। हाँ मैडम आता गाड़ी में आते हैं। हाँ बेटा प्रथम ये हट कैसे जाता है बीच बीच में अपने आप ही हट जाता है कॉल के ऊपर वापस जाने की। हाँ बेटा प्रथम कल पढ़ा था हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया है नीला योगेश? कल वाला टॉपिक बेटा नोट्स निकाल के रखे हैं? यस सर। हाँ नोट्स सामने है ना? हाँ तो कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे बताओ जरा योगेश, वन बाय वन। फर्स्ट फैक्टर क्या था बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। आयोनिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या था देखो नोट्स में, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ नेचर है, सॉरी। तो बताओ बेटा नेचर का क्या मतलब हुआ? नेचर मींस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो किसके अंदर ज्यादा होगा कंडक्टेंस बताओ? स्ट्रॉन्ग के अंदर होगा या वीक के अंदर? कंडक्टेंस की बात करें तो किसमें ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग में। हाँ गुड, बताया था बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है बेटा? जैसे ही आप वाटर में डालोगे, ऐड करोगे, वैसे ही क्या होगा, शुरू हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आयन जो है जल्दी से बनेंगे। जल्दी आयन बनेंगे तो उससे क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगी ना, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। और भी हो जाता है। हाँ बेटा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? अगर हम कंपेयर करें दोनों को, स्ट्रॉन्ग और वीक को, तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है? कल आपको बताया था पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होगा। योगेश हाँ बेटा बोलो, नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, 100% आयोनाइजेशन। मतलब कि सारे के सारे आयन जो है वो, सारे के सारे जितने मोल्स डालोगे, 100 मोल्स अगर आपने डाले तो 100 मोल्स बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, खुशी आया बेटा समझ में? पढ़ा था नहीं पढ़ा था कल नोट्स में बेटा? पढ़ा। हाँ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बताओ खुशी? वहां पर क्या हो रहा है आयोनाइजेशन के साथ? आयोनाइजेशन होता है कम। कम आयोनाइजेशन होता है ना। कम आयोनाइजेशन का मतलब है कि सारे के सारे जो मोल्स हैं, जैसे आपने 100 मोल्स लिए तो बेटा 100 के 100 कन्वर्ट नहीं होंगे, उसमें से कुछ होंगे 10% होंगे या 20%, कुछ भी ऐसी वैल्यू होगी, 100% नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि बेटा कंडक्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? फर्स्ट नेचर बताया था आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा बेटा क्या था, सेकंड पॉइंट, साइज, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, है ना। अब जो साइज है आयंस का और उनकी सॉल्वेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रथम क्या फर्क पड़ता है? हो रहा है माइक ऑन? देखो रिप्लाई करो अगर हो रहा है तो। प्रथम
योगेश क्या होगा आप बताओ, साइज का बेटा क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? अगर साइज कम है तो क्या होगा, साइज ज्यादा है तो क्या होगा? ये भी कल आपको एक्सप्लेन किया था, क्या होता बेटा? लेस कंडक्टेंस। अगर साइज ज्यादा है तो, अगर साइज बढ़ गया तो क्या होगा, आपस में आयंस कोलाइड करने लगेंगे, है ना, स्पेस कम रहेगी। जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, कोलाइड करने की वजह से उनका फ्लो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा? कम। फ्लो कम हो जाएगा, और फ्लो कम हो जाएगा तो बेटा कंडक्टेंस क्या होगी? एक सिंपल सी बात है, हम कंडक्टेंस बेटा किसको बोल रहे हैं, जितना ज्यादा अच्छे से फ्लो करेंगे, जो आयंस हैं जितना अच्छे से बेटा फ्लो करेंगे, जितना आसानी से फ्लो करेंगे, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगी बेटा, कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल है ना बिल्कुल। तो अगर साइज कम है तो फिर क्या होगा, आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस रहेगी, है ना। अगर उसी कंपेरेटिव करो कि अगर मान लो साइज बढ़ा दिया, आयंस का साइज ज्यादा है, स्पेस उतनी है, आयंस का साइज बढ़ा दिया आपने, तो बेटा क्या होगा, इनका आयंस का आपस में कोलिजन हो सकता है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या हो सकती है, हिंडर हो सकती है, मूवमेंट रुक सकती है, कम हो सकती है ना। ठीक है योगेश, ठीक है बेटा, बताओ जल्दी। यस तो सर। क्या क्या समझ में आया, साइज अगर बढ़ता है तो आयोनिक कंडक्टेंस क्या होगी योगेश? आयोनिक कंडक्टेंस साइज के बढ़ने के साथ कम होगी। कम होगी। गुड, ठीक है, आ गया सबको समझ में। चलो, और रिवर्स तो आपको बता ही दिया। अब सॉल्वेशन की भी बात करते हैं बेटा। सॉल्वेशन क्या होता है योगेश? सॉल्वेशन क्या बताया था बेटा? सॉल्वेशन मींस, बोलो। सॉल्युबिलिटी। एक तरह से सॉल्युबिलिटी, मतलब कि बेसिकली सॉल्युबिलिटी तो नहीं बोलते, सॉल्युबिलिटी तो बेटा सॉलिड की बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी आपको इसलिए बताया, मतलब ऐसे समझो कि आयन जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ क्या हो रहे हैं बेटा, मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, यस सर। सॉल्वेंट के पार्टिकल के मिक्स साथ। हो। ठीक, जैसे एक तो सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और बेटा क्या होता है, वाटर तो होता ही है ना। तो ऐसे सोचो, हाँ, सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स अगर बेटा सॉल्वेशन कर दें, यानी वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कंबाइन हो जाए, तब क्या होना चाहिए, बोलो। अभी आयन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गए, तो आयन, नंबर ऑफ आयन, फ्री आयन क्या हो गए, कम हो गए ना। कुछ आयन चले गए, सॉल्वेशन कर दिया उन्होंने, तो बेटा आयंस की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की सॉल्युबिलिटी क्या हुई, मतलब अवेलेबिलिटी, कम सॉरी, कम हो गई वो। हाँ, क्योंकि फ्री, हम क्या चाहते हैं, आयन फ्री रहे। आयन जितना फ्री रहेगा बेटा उतना ही आसानी से मूव करेगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। कंडक्टेंस के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आयंस आसानी से मूव करता रहे, इजिली फ्लो करे, है ना, कोई इसको रोकने वाला ना हो, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। ठीक है ना। अगर बेटा आपने, हाँ, अगर उसमें से पार्टिकल्स अगर सॉल्वेशन कर रहे हैं, मतलब कि सॉल्वेशन अगर बढ़ जाएगी, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अगर होने लग गया, तो फिर बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, वो तो कम रह जाएंगे, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्वेशन के बढ़ने के साथ बेटा क्या होती है योगेश, सॉल्वेशन इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। सबको आया समझ कम में? हो गई। हाँ। हाँ, याद रखनी है ये बात। अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तब भी हमारी कंडक्टेंस कम होगी, और अगर सॉल्वेशन बढ़ेगा तब भी कंडक्टेंस कम होगी। दोनों फैक्टर का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, साक्षी आया बेटा समझ में? साक्षी रिप्लाई करो बेटा, आ गया? दो फैक्टर्स थे ये, फर्स्ट हमने देख लिया नेचर, दूसरा साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और सॉल्वेशन। ठीक है बेटा, रिप्लाई जरूर किया करो। वैष्णवी आया बेटा समझ में? वैष्णवी, यस सर। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, थर्ड पॉइंट बताओ।
पहला हमने नेचर देख लिया, दूसरा साइज ऑफ आयंस। नोट्स सामने रखेंगे सभी बच्चे, तभी समझ में आएगा। आप लोग नोट्स नहीं रखते हो इसलिए दिक्कत आती है। अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको सामने रखो, कॉपी को। थर्ड बेटा देखो पॉइंट क्या दिख रहा है बताओ, अगला क्या है? नेचर नेचर ऑफ, ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। हाँ गुड। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट बेटा यहाँ पर क्या मतलब है योगेश? पहले हम कह रहे थे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो उसका क्या नेचर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, उस पर डिपेंड करता है। बेटा जिस सॉल्वेंट में आप इसको डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे वाटर में डाल रहे हो, तो वाटर में जब ऐड कर रहे हो तो उसके नेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है योगेश? क्या लिखा हुआ है देखो पॉइंट में, पोलैरिटी। क्या लिखा है बेटा? नेचर मीन्स खुशी बेटा क्या लिखा है? नेचर मीन्स पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो क्या होता है बताओ? अगर पोलैरिटी हमारे वाटर की मॉलिक्यूल की या सॉल्वेंट की ज्यादा है, वाटर तो सबको बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में कि कैसा पार्टिकल है, कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर है खुशी? आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन ज्यादा होगा किसमें? पोलर में। जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है बेटा, जैसे वाटर है तो वाटर खुद क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसकी पोलैरिटी बेटा क्या है? पोलर होने का मतलब क्या हो गया? पोलैरिटी ज्यादा है। अगर इसकी जगह आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे, ठीक है, नॉन पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी ना हो, तो फिर बेटा वहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन कम होगा। तो अगर पोलैरिटी बढ़ेगी बेटा, ऐसे देखो, पोलैरिटी अगर इंक्रीज करती है तो आयोनिक कंडक्टेंस क्या होगी? कल्याणी बताओ बेटा। हाँ आदित्य आप बोलो, करो रिप्लाई करो। ग्रेटर। हाँ ग्रेटर होगी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, ऐसे याद रख लो, जितनी ज्यादा पोलैरिटी है, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेटा क्या होगा? आयोनिक कंडक्टेंस है। अब ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया कि पोलैरिटी पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा? आसानी से आयोनाइजेशन हो पाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो, सोडियम क्लोराइड डाल रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, उसका आयोनाइजेशन बेटा क्या होगा? आसानी से होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन अभी डिस्कस करेंगे, ये तो अभी रह गया था। फिफ्थ पॉइंट बेटा हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर। एक और चीज बता दी थी, टेम्परेचर। तो लीना टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? लीना बताओ टेम्परेचर का बेटा आयोनिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो? हमने डिफरेंस भी करे थे कल की क्लास में, रिवाइज भी कराए थे कि आयोनिक कंडक्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, कम होती है। एक मेटालिक कंडक्टेंस है, एक आयोनिक कंडक्टेंस है। तो आयोनिक कंडक्टेंस बेटा टेम्परेचर के साथ क्या हो रही थी? रिमेंबर, बताओ क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के साथ आयोनिक कंडक्टेंस पर या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कल्याणी बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट शुड बी द इफेक्ट? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? हाँ आदित्य बोलो। इंक्रीज। हाँ इंक्रीज करेगी अगर बेटा, हाँ लीना ठीक है, इंक्रीज करेगी बेटा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनिक कंडक्टेंस बेटा बढ़ती है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि आयोनिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आयंस का फ्लो है ना, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस हो रही है। जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आयंस आपने रखे हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर आपने बढ़ाया यानी कि हीट किया, तो आयंस बेटा क्या करने लगेंगे? सोचो, मूव करेंगे, है कि नहीं? अगर आयन मूव करेंगे और तेज स्पीड से मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी? खुशी इंक्रीज कर रही है ना। अगर आप नीचे से हीटिंग दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यही तो हुआ। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअल में क्या हो रहा है? उनका आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। मतलब कि आयन जो है वो या तो और ज्यादा बनेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो और ज्यादा बनेंगे,
और स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा बेटा, और तेज मूव करने लगेंगे। जितने ज्यादा आयंस बनते हैं या जितना तेज वो मूव करते हैं, आसानी से मूव करते हैं, उतना ही कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। ठीक है, खुशी आया बेटा समझ में? जल्दी बताएं। ठीक है, ठीक है, गुड। अब बेटा फोर्थ पॉइंट जो है वो आज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि कंडक्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर, आयोनिक कंडक्टेंस का बेटा के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कंसंट्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा। मतलब कि यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला वाटर में, तो बेटा सोडियम क्लोराइड की कितनी कंसंट्रेशन है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे ही ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द NaCl इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन। यस और नो, बोलो, है ना। अब कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन के बढ़ने से एक्चुअल में क्या होता है कि कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। कैसे करती है वो अभी समझते हैं। देखो, कंसंट्रेशन के बढ़ने से आयोनिक कंडक्टेंस बेटा डिक्रीज करेगी। कैसे? ऐसे मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर बेटा अभी मोलैरिटी 1 है, हमने मोलैरिटी ले लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए, मेजर करने के लिए बहुत मेथड्स हैं, मोलैरिटी मोलैरिटी कुछ भी ले लो, लेकिन जनरली आपको बताया था मोलैरिटी बहुत ज्यादा यूज होती है ना। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का बेटा मतलब क्या हुआ, अभी हम लेते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, तो 1 मोल का बेटा मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इस वक्त, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो बोलो 1 लीटर के अंदर बेटा कितने हैं, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1। ठीक है योगेश, देखो Yes, कैसे sir. increase। अब बेटा आप क्या करो, कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, है ना, बढ़ा के देखते हैं। तो अभी कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 मोलर से आपने क्या कर दिया, 5 मोलर कर दिया आपने। ठीक है बेटा, 5 मोल कर दिया, तो 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब कितने मोल्स हो गए, वॉल्यूम उतना ही रहा, है ना बेटा, वॉल्यूम 1 लीटर ही रहा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। यस और नो? ठीक है, अब हाँ, अब समझना मेरी बात। अगर बेटा पहले 1 मोल था तो 1 मोल ब्रेक डाउन होगा NaCl का, कितने आयन बनेंगे 1 मोल के अंदर, NaCl के अंदर 1 मोल के अंदर कितने बनेंगे, एक Na पॉजिटिव बनेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक बनेंगे दोनों का। ठीक है, यानी दो आयन समझ लो, ऐसे समझो 2 आयन्स बन गए। अब ये 2 आयन बेटा आसानी से मूव कर रहे हैं अभी, यस और नो, अभी पूरी स्पेस है, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। यस और नो, बोलो जल्दी योगेश। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर हमने 5 मोलैरिटी कर दी तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए इसी सॉल्यूशन के अंदर, 1 ही लीटर जगह तो उतनी है ना, वॉल्यूम तो उतना ही है, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर अब बेटा 5 मोल्स टूटेंगे, और 5 मोल्स टूटेंगे तो कितने आयंस बन जाएंगे, पहले 2 बन रहे थे, 5 to 10 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गए। ठीक है योगेश, बताओ बेटा। हाँ सर। तो इसका मतलब आप बताओ, पहले 2 आयन आसानी से मूव कर रहे थे, अभी क्या हो गया, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, लेकिन बेटा वॉल्यूम तो उतना ही रहा, सेम वॉल्यूम के अंदर। यस और नो? यस सर। अब सोचो कि 5 मोलर नहीं है, अब ये 100 कर दिया मैंने, 100 मोल ले लिए, अब सोचो क्या हो गया, 200, हाँ 200 नंबर ऑफ आयंस हो गए, और जगह कितनी है बेटा, इमेजिन करो, वॉल्यूम उतना ही है, अभी 1 लीटर के अंदर पहले 2 आयन मूव कर रहे थे या फिर 10 कर रहे थे, उसके बाद अब 200 कर रहे हैं। क्या देखा आपने, अगर 200 उतनी जरा सी जगह में अगर मूव कर पाएंगे क्या, जितना आसानी से बेटा 1 मोल मूव कर रहा था, यानी कि Na और Cl 2 आयंस मूव कर रहे थे, क्या अभी 200 आयंस आसानी से मूव कर पाएंगे,
यस और नो, बस इतना बताओ। आंसर आपको नो। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या हो गया? कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है? आयंस की संख्या पर भी करती है बेटा, लेकिन वो कितना आसानी से मूव करते हैं। अबे आपने आयंस तो बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन वो मूव तो कर नहीं पा रहे बेटा, आपस में एक दूसरे से टकराते रहेंगे। यस और नो? कोलाइड कर जाएंगे एक दूसरे से। कोलाइड करने के बाद उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम। यानी कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो कंडक्टेंस बेटा क्या दिख रही है हमें? साफ साफ पता चल रहा है सबको कि कम हो गई। कम हो रही। ठीक है, सबको आया बेटा समझ में? बिल्कुल सिंपल है, दिमाग में अपने रखना है। कंसंट्रेशन जब हम बेटा इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस बेटा डिक्रीज करती है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कंसंट्रेशन के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, जो हमारी कंडक्टेंस है, आयोनिक कंडक्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन और आयोनिक कंडक्टेंस, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना? कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंडक्टेंस डिक्रीज कर रही है, इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बेटा देखो नोट्स में लिखा हुआ है मैंने, हाँ, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/c का मतलब क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ना। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो कंडक्टेंस क्या है बेटा? डिक्रीज करेगी। इतना आया बेटा सबको समझ में? प्रथम, निधि, बोलो जल्दी बेटा। अब कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टेंस हो गई डिक्रीज। अब सोचो एक चीज और, एक और बेटा वर्ड होता है कंसंट्रेशन का अपोजिट प्रोसेस होती है। एक तो होती है कंसंट्रेशन, आप किसी चीज को कंसंट्रेट करते हो। याद है दो तरह के एसिड्स पढ़ते थे, कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, ऐसा होता था योगेश? यस सर। तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? बता सकता है कोई डाइल्यूशन का पानी मतलब मिला क्या हो? हाँ, गुड। तो उसमें डाइल्यूशन वाटर ऐड। हाँ, गुड 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 योगेश। तो बेटा बाकी बच्चे भी समझ लें, डाइल्यूशन का मतलब बेटा क्या है कि जैसे मान लो अगर आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया पहले स्टार्टिंग में, मतलब कि 1 लीटर वाटर लिया, उसके अंदर आपने 1 मोल क्या डाल दिया बेटा? NaCl डाल दिया। अब आप क्या करो? वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब कि डाइल्यूशन इंक्रीज करो। डाइल्यूशन करो मतलब कि डाइल्यूशन करने का बेटा मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। ठीक है बेटा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना। खुशी आ रहा है बेटा समझ में? डाइल्यूशन इज जस्ट अपोजिट टू द कंसंट्रेशन। एक तो हो गया कंसंट्रेट, जहां पर इतनी कंसंट्रेशन थी, अभी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वाटर की अगर बेटा वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सोचो आयन की कंसंट्रेशन का क्या हुआ? जो 1 लीटर था वॉल्यूम, अब वो वॉल्यूम बेटा बढ़ गया है ना। 1 लीटर की जगह मान लो 2 लीटर हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने रह गए NaCl के? अब और कम होंगे या नहीं होंगे? उस हिसाब से अगर देखो कंसंट्रेशन कम हो गई, वॉल्यूम आपका बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहे। लेकिन बेटा अगर पर लीटर देखें, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर देखें तो क्या हो गया? डिक्रीज हुए। बोलो समझ में आया? खुशी, मैं बता रहा हूं डाइल्यूशन और कंसंट्रेट का बेटा क्या रिलेशन है। अगर हम कंसंट्रेशन, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, सिंपल सी बात याद रखो, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो बेटा कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आया सबको समझ में? है दोबारा फिर बताऊं वैष्णवी? कंसंट्रेशन बेटा और डाइल्यूशन, हाँ, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन बेटा आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब कि अगर हम डाइल्यूशन का बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं या डाइल्यूट कर रहे हैं किसी चीज को बेटा, तो एक्चुअल में हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं बेटा? डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सबको आया है समझ में? डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन आपस में अपोजिट है। ठीक है, अब सोचो, अभी हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे वॉल्यूम ऐड करोगे, जैसे जैसे वॉल्यूम ऐड करोगे, जैसे पहले हमने 1 लीटर लिया, 1 लीटर के अंदर बेटा मैंने 1 मोल लिया NaCl का। अब मैंने क्या किया? 1 लीटर पानी डाल दिया उसमें,
एडिड 1 लीटर ऑफ वाटर। अब क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, 2 लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, पर लीटर डिक्रीज हो गए, कंसंट्रेशन हो गई ना डिक्रीज। अब आयोनिक कंडक्टेंस को समझो, आयोनिक कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले बेटा एक मोल जो था वो 2 आयन में डिवाइड हो रहा था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। तो पहले 1 लीटर स्पेस थी, 1 लीटर वॉल्यूम में घूम रहा था, ठीक है। अभी कितनी जगह हो गई, अभी कितना वॉल्यूम हो गया, 2 लीटर वॉल्यूम। तो ये दोनों जो बेटा आयंस है वो आसानी से और मूव कर पाएंगे, और स्पेस मिल गई उनको, यस और नो। वैष्णवी क्या हुआ बेटा, अब सोचो आयोनिक कंडक्टेंस क्या होगी, और थोड़ा सा अच्छा, और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हमने क्या किया, 1 लीटर कर दिया, 1 लीटर की जगह 2 लीटर किया, फिर अभी और बढ़ाते जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो आयन जो है वो आसानी से मूव करेंगे या नहीं, और ज्यादा उनको बेटा वॉल्यूम मिल गया। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, आप देखोगे बेटा जितना वॉल्यूम बढ़ेगा 1 मोल के लिए, उतना ही ज्यादा आयोनिक कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, ठीक है। अभी और डिटेल में भी पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में पढ़ेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है, वहां पर और समझाऊंगा। अभी सिंपल से आपको समझ में आया, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो आयोनिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर रही है, ये बात आ गई सबको समझ में। साहिल, युक्ता आया बेटा समझ में, Yes, sir. आ गया समझ में ना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनिक कंडक्टेंस बेटा, और डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने लिख रखा है जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूट, मतलब कि डाइल्यूट करोगे, अगर डाइल्यूशन करोगे तो बढ़ेगी, और अगर आपका कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो आयोनिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, ठीक है। सबको आगे बेटा समझ में इतना। अब अगला है नेक्स्ट, कि हम बेटा कंडक्टिविटी हम बात कर रहे थे बार बार, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को बेटा मेजर कैसे करेंगे, इतना आ गया ना समझ में। ये जो समझाया 5 फैक्टर्स आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्टर्स अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ये फैक्टर बताओ वो फैक्टर बताओ, ऐसे भी आ सकता है, इंडिविजुअली भी आ सकता है कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बेटा देखो, एक छोटे से बॉक्स में मैंने ये लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस बताया था आपको मेटल्स के केस में, वैसे इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने एक छोटे से बॉक्स में लिखा है। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड करती है। क्या लिखा हुआ है खुशी बेटा बताना, 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल फर्स्ट, सेकंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, और थर्ड टेम्परेचर। ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो, यस और नो, फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अभी अपने को केमिस्ट्री में इसका बेटा पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको एक थोड़ा सा लिख दिया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है और किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये बताऊं या कर लोगे, बस 3 पॉइंट्स हैं याद करने हैं। नेचर पर डिपेंड करती है, जैसे मान लो कुछ मेटल होते हैं जिनकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है ना, कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर, गोल्ड, Metal. प्लेटिनम, हाँ इन मेटल्स की ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और ये नेचर पर डिपेंड करती है ना, नेचर हो गया, और बेटा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी हमें बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझते हो कि अगर कोई सोडियम मेटल है, ठीक है, तो सोडियम मेटल के अंदर बेटा वैलेंसी कितनी है, 1 है ना, और लिथियम मेटल है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, ग्रुप 2 में लिथियम में कितनी हो जाएगी, Li2 प्लस, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, है ना। तो बैलेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है, और बेटा थर्ड टेम्परेचर के ऊपर करती है। टेम्परेचर के साथ तो पता ही है आपको कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, समझ रहे ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबको समझ में आ रहा है, मेटेलिक कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो अपना बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम बेटा आदित्य क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं,
हमें आयंस के बारे में पढ़ना है, ना कि मेटेलिक मेटल्स के बारे में, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखेंगे नोट्स में क्या है योगेश? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या है बेटा? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मतलब कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करेंगे। हाँ बेटा, कैसे मेजर करेंगे ये हम पढ़ेंगे। तो देखो कंडक्टिविटी को मेजर करने का बेटा क्या तरीका है, ठीक है? आयोनिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, अब तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी चल रही है। तो अगर बेटा किसी सॉल्यूशन की, किसी इलेक्ट्रोलाइट को आपने वाटर में डाला, उसकी कंडक्टिविटी आप जानना चाहते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड ले रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए बेटा देखो डायग्राम देखेंगे ध्यान से। नोट्स खुले हैं ना सबके? अदिति सबके नोट्स खुले हैं बेटा? पेज नंबर 5 के ऊपर देखो, पार्ट 4 के पेज नंबर 5 के ऊपर देखो क्या है, नोट्स में डायग्राम दे रखे हैं दो। ये दो तरह की इलेक्ट्रोड्स दी हैं आपको, दो इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं, सॉरी ये बेटा इसको डिवाइस, ये एक डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस का नाम क्या लिखा हुआ है बेटा? कंडक्टिविटी सेल। क्या है ये? दिस डिवाइस इज नोन एज कंडक्टिविटी सेल। क्या क्या दिख रहा है बेटा? ध्यान देंगे सभी बच्चे। दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना? दोनों डायग्राम्स में देखो, इधर लेफ्ट वाले पे भी दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिर एक कनेक्टिंग वायर है, फर्स्ट डायग्राम में, है ना? आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर है, ठीक है? दिख रहा है सबको? इस डिवाइस को बेटा बोलते हैं, सिंपल सा डिवाइस है, हाँ, एक अंदर से इसको पूरा पैक कर रखा है और दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर लगा रखा है ना? प्लेटिनाइट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दोनों साइड पर है। और बेटा दूसरे डायग्राम में देखोगे उसमें भी ऐसे ही है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि एक तरह की इलेक्ट्रोड्स हैं प्लेटिनम मेटल से बनी हुई। किस मेटल की है बेटा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। यहां पर प्लेटिनम का यूज क्यों किया होगा? क्या रीजन हो सकता है योगेश? प्लेटिनम की प्रॉपर्टी क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? हम उसमें भी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। वो इनर्ट होगा। हाँ गुड, इनर्ट एलिमेंट है बेटा, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम आयरन का यूज कर लेंगे या किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे तो फिर क्या होगा? ये बेटा उससे रिएक्ट करने लगेगा, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन करने होने लगेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इनर्ट रहे, किसी के साथ रिएक्शन ना करे। जो सॉल्यूशन आपने डाला है बेटा, है ना, जो भी सॉल्यूशन इसमें मेजर करोगे उसका कंडक्टिविटी, उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कैसा इलेक्ट्रोड यूज करना है कंडक्टिविटी सेल में? इनर्ट। और सबसे ज्यादा इनर्ट एलिमेंट आपको पता है प्लेटिनम है, ठीक है बेटा? तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए स्पेशल डिवाइस इज यूज्ड नोन एज कंडक्टिविटी सेल। ठीक है लीना, कंडक्टिविटी सेल का बेटा यूज करते हैं। और कैसे करते हैं देखो बेटा, एंड द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। और अभी तरीका आपको बताऊंगा क्या तरीका मेथड यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को बेटा मेजर कैसे करेंगे इसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। फिजिक्स में पढ़ा है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज? पढ़ रखा है सबने? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ना? 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसमें से फिर बेटा बीच में जो है एक हम डिटेक्टर लगा देंगे और उसके इस तरीके से बैलेंस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को, जो करंट है उसके बीच में से फ्लो ना करें, तो हम एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर 3 नोन होती हैं तो एक निकाल सकते हैं, ऐसा होता है उसमें। योगेश पढ़ लिया ना व्हीटस्टोन ब्रिज? बोलो जल्दी, ये नहीं पढ़ा अभी? हो गया ना आपका? फिजिक्स में पढ़ा है बेटा? यस और नो रिप्लाई करें। खुशी बेटा पढ़ लिया है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है फिजिक्स में? आता है आपको? उसका यूज आएगा। रिप्लाई तो करो बेटा, क्या हुआ? योगेश, हाँ अदिति क्या हुआ? हाँ वो मैं समझाऊंगा, हाँ वो मैं समझा दूंगा।
अभी तो कुछ बताया नहीं है, अभी तो यूज करते हुए बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। अभी नोट्स में आप देखो बेटा, कंडक्टिविटी सेल के अंदर बेटा ये देख लो कि क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बता दूंगा जितना यूज करने के लिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, बस ठीक है। देखो कंडक्टिविटी सेल के अंदर बेटा क्या क्या चीजें हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। क्या है बेटा, इसके अंदर 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली आपने, और बेटा ये इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड करते हैं, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। अब ये प्लेटिनम ब्लैक क्या है, एक्चुअल में बेटा प्लेटिनम ब्लैक का मतलब होता है, जैसे मान लो एक तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली आपने, उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, प्लेटिनम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। याद आ रहा है किसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या था बेटा, छोटे छोटे जैसे पेंट करते हैं ना एक तरीके से, इस तरीके से पार्टिकल्स को, प्लेटिनम के पार्टिकल्स को क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे। जैसे वो देखो, याद करो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था, कि अभी कोई ब्रास का बर्तन होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं अपने लोग, कॉपर की कोटिंग करते हैं, या उसके ऊपर सोने की वो करते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ज्वेलरी में होता है ना ऐसा, उसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबको समझ में आ गया क्या है। हाँ, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा करते हैं, जो हमने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली है बेटा, उसके ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड तो ले ली प्लेटिनम की, उसके ऊपर अलग से इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करेंगे। मतलब कि फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिकली। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने प्लेटिनम मेटल की अलग से कोटिंग चढ़ा दी बेटा, ठीक है, सिंपल। ओके, आगे सबको समझ में। 2 इलेक्ट्रोड हैं इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर बेटा, क्या चीज है, बस 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, आपस में बेटा कनेक्टिंग वायर्स दे रखे हैं जोड़ने के लिए, बस इतना सेटअप है। और प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है, मतलब प्लेटिनम ब्लैक का मतलब है एक अलग से कोटिंग कर देते हैं, प्लेटिनम की एक्स्ट्रा कोटिंग, ठीक है, उसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, प्लेटिनम की उसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। इतना आगे आदित्य समझ में, बताओ, फिर आगे बताऊं कैसे मेजर करेंगे। हाँ, अब देखो बेटा, हाँ अब मेजर कैसे करेंगे हम, इसकी हमें क्या मेजर करना है बेटा, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करनी है। तो कंडक्टिविटी मेजर करने का बेटा देखो तरीका क्या होता है, जैसे ये डिवाइस आपको दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें निकालना है उसको हमें डालना होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हमें निकालनी है कंडक्टिविटी, ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को डालेंगे, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन बेटा, हाँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताना जरूरी है कि आप बेटा किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको क्या चीज पता होना चाहिए। एक टर्म है जो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा है G स्टार इक्वल टू L अपॉन A। बेटा एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ये देखो सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, सेल कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, L अपॉन A का मतलब क्या हुआ बेटा, जो लेंथ है इलेक्ट्रोड की, जो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसकी कुछ लेंथ है ना, उसकी लेंथ, और उसको डिवाइड कर दो बेटा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, मतलब जितना उसका एरिया, अगर सर्कुलर ले रहे हो तो उसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, उससे अगर डिवाइड कर देंगे बेटा तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। खुशी आगे बेटा समझ में, सेल कांस्टेंट क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज सेल कांस्टेंट, सिंपल, L अपॉन A, ठीक है अदिति, ठीक है बेटा, सेल कांस्टेंट क्या है, L अपॉन A को बोलते हैं, ठीक है, रिप्लाई तो कर दो। और क्या बोलेंगे बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिंबल कौन सा यूज करोगे, कंफ्यूज मत हो जाना, G स्टार है ये, एक पहले G पढ़ चुके हो, उस G का क्या मतलब था, कैपिटल G का, कैपिटल G क्या था बेटा,
कंडक्टेंस, हाँ गिब्स एनर्जी, ओहो अरे बेटा वो गिब्स एनर्जी अलग चीज है, वो डेल्टा आरजी है। क्या है वो? तो चेंज इन गिब्स एनर्जी है, ठीक है। अभी अभी जो कंडक्टेंस पढ़ा था, कंडक्टेंस को जी से करते हैं, हाँ आपकी बात ठीक है बेटा, जी वो भी होता है, ठीक है, जी वो भी होता है, लेकिन उसमें बेटा हम क्या निकालते हैं, जी की वैल्यू थोड़ी निकालते हैं, वो डेल्टा आरजी है। क्या था बेटा? वो डेल्टा आरजी था, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी में चेंज निकालते हैं। डेल्टा किसी के आगे लगता है तो मतलब कि क्या है खुशी, उसका क्या मतलब होता है? अगर डेल्टा किसी चीज में लगा देते हैं, डेल्टा टी निकाल रहे हैं तो मतलब कि, या डेल्टा जी निकाल रहे हैं तो मतलब कि चेंज। डेल्टा बेटा हम यूज करते हैं साइंस में हमेशा चेंज के लिए करते हैं ना। तो डेल्टा आरजी अलग चीज है, वो तो चेंज इन गिब्स एनर्जी पढ़ी थी हमने। नहीं, खाली जी क्या था योगेश? खाली जी क्या था बेटा? कंडक्टेंस। याद आ गया? चलो कोई बात नहीं। हाँ अभी बेटा इसीलिए कहता हूँ साथ के साथ पढ़ो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए साथ के साथ नोट्स को जरूर पढ़ो। 15-20 मिनट्स रिवाइज करना शुरू किया सबने? आज जो पढ़ेंगे उसको रिवाइज करना 15 मिनट्स बस। जो ये कर लेगा, मैं 100% बोलता हूँ, किसी को कुछ भूलने की जरूरत नहीं है, कुछ किसी के दिमाग से उतरेगा नहीं कि ये क्या चीज थी, कभी भी पूछूंगा उसको याद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उसी दिन याद करना पड़ेगा, उसी दिन एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, आज पढ़ा दिया सर ने, मुझे तो आ गया समझ में। बेटा उस टाइम पर समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी करने का मतलब क्या हुआ? रिवाइज करना ही तो है। 15 मिनट्स कोई ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा है खुशी? अपने इतने बिजी शेड्यूल में शाम के टाइम तो 15 मिनट्स निकाल ही सकते हो, बोलो कर सकते हैं? तो अगर बेटा सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए ये, मैं आपके टेस्ट के नंबर भी देख रहा हूँ, तो इसीलिए बेटा कम आए कि उस वक्त आपको समझ में भी आ गया, ऐसी बात नहीं है, और नहीं आया हो सकता है एक बात हो, लेकिन मेरे को जो लगता है रीजन कि आप बेटा रिवाइज नहीं कर रहे हो, और जब रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो समाधान यही है, सॉल्यूशन बेटा यही है कि जो भी पढ़ रहे हो, मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ बेटा नोट सामने रखो, एक तो क्लास के टाइम पर पहले से तैयार करके रखो नोट्स अपने कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, और सब पीछे से पूछेंगे तो मैं ये रिप्लाई दे दूंगा। और दूसरा बेटा 15 मिनट जो है, जो आज पढ़ा है हमने टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये मेजरमेंट कैसे करेंगे, और फैक्टर्स हमने पढ़ा, ठीक है। फैक्टर्स में देखा कि कंडक्टेंस तो सॉरी उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ये अपना टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार क्या कर ले बेटा, रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो चलो सेल कांस्टेंट क्या है अदिति? सेल कांस्टेंट बेटा क्या है बताओ, जल्दी रिप्लाई करो, क्या समझ में आया? सेल कांस्टेंट किसको बोलेंगे? द रेशियो ऑफ, हाँ बोलो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड, और बेटा नीचे क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? जी स्टार, जी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जी स्टार बेटा इज इक्वल टू L अपॉन A। अब फॉर्मूला याद करो एक बार, आपका फॉर्मूला क्या था बेटा कंडक्टेंस का? जी का फॉर्मूला क्या था कंडक्टेंस का? जी इज इक्वल टू क्या था? कापा A अपॉन है, ये था ना? देखो सभी बच्चे, ये फॉर्मूला आया था बेटा, ये हमारी कंडक्टेंस का फॉर्मूला था। इसमें अगर आप ध्यान दो बेटा, यहां पर अगर मैं ये जी स्टार को लिखना चाहूं L अपॉन A के टर्म्स में, तो कैसे लिखूंगा? इसको ऐसे लिख सकता हूं, अभी इसको रहने दो, चलो L अपॉन A की वैल्यू यहां से लो एक बार, L अपॉन A की वैल्यू, तो L अपॉन A क्या हो जाएगा? L को उधर ले जाते हैं, को इधर ले जाते हैं, कापा अपॉन G, या बेटा G एक्चुअल में क्या था? G इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बताया था ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या ये फॉर्मूला आएगा बेटा? देखना L अपॉन A की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? कापा इनटू R, बोलो यस और नो? कैसे? L अपॉन A की वैल्यू यहां से लो, L को इधर रख दिया, A को इधर कर दिया, K कापा अपॉन
C, ठीक है। और G बेटा क्या था अपना, कंडक्टेंस था। तो अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहूं तो बेटा क्या लिखूंगा, L अपॉन A की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, कापा इनटू R। अब कापा इनटू R का मतलब क्या है, कापा तो हो गया बेटा कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है बेटा। कापा क्या है बोलो, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल है। और R बेटा क्या हो गई, उस सर्किट की या उस इलेक्ट्रोड की क्या है, जो हम सेल लेंगे कंडक्टिविटी सेल, उसकी क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। इतना आया समझ में, सिंपल सा है। L अपॉन A की वैल्यू बेटा क्या आ गई, G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A इज इक्वल टू कापा इनटू R, ठीक है। अब आप देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे करते हैं मेजर। सबसे पहले बेटा अपने को क्या मेजर करना है, हम चाहते हैं कंडक्टिविटी निकालना, मतलब कापा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूले पर ध्यान दे सभी बच्चे, तो कंडक्टिविटी कब निकाल पाओगे, अब इसमें देखना, G स्टार अगर आपके पास है, मतलब कि L अपॉन A की वैल्यू आ जाए, है ना, तो कैसे निकाल सकते हो, K की वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो इस फॉर्मूले में अगर हमें कापा निकालना है, इसको और इसको देखो, तो G स्टार अपॉन R ऐसे निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या चाहिए बेटा कंडक्टिविटी निकालने के लिए, तो सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए, और दूसरा बेटा क्या होना चाहिए पता, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। बोलो इतना है समझ में, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम G स्टार कैसे निकालेंगे और R कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इतना आ गया सबको समझ में बेटा, क्या चाहिए, अगर हम किसी सेल की कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, एक तो G स्टार होना चाहिए, मतलब कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, और एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। इतना आया सबको समझ में, तो आगे बताऊं, बोलो, ठीक है। ठीक है बेटा, R क्या हो गई, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कुछ ना कुछ बेटा उसमें इलेक्ट्रोड्स में करंट फ्लो करेगा, तो बताओ मुझे उसमें रेजिस्टेंस तो होगी, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, है ना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है उसकी, वो मेजर करेंगे। और दूसरा बेटा क्या मेजर करेंगे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू L अपॉन A। आया बेटा खुशी समझ में, G स्टार समझ में आया, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L अपॉन A होता है। और G स्टार और कंडक्टिविटी के बीच में बेटा क्या रिलेशन है, वो भी आपको बताया है, ठीक है। बोलो आ रहा है समझ में इतना, चलो अब आगे की बात, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो बेटा। आपको लग रहा होगा ये सर सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो है L अपॉन A, एक सिंपल सी बात ऐसे लगता है कि सेल कांस्टेंट को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ऐसा मन में आ रहा होगा ना कि लेंथ सर इतनी दे रखी है, एरिया इसका निकालो और कैलकुलेट कर लो। लेकिन बेटा सेल कांस्टेंट को हम ऐसे नहीं निकालते हैं, सेल कांस्टेंट को डायरेक्टली नहीं निकालते हैं। उसका कारण क्या है, उसका रीजन बेटा ये है कि सेल कांस्टेंट को अगर हम डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा, कंडक्टिविटी जो सेल की जो अपनी खुद की रेजिस्टेंस है, और जो वायर जैसे आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो अगर हम चाहते हैं कि जो अपना ये हम कंडक्टिविटी सेल ले रहे हैं, उसका L और A की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बेटा हम डायरेक्टली नहीं मेजर करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मेजर करने की में दिक्कत क्या आती है कि उसकी जो खुद की रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो वायर है ना, जो वायर आप जोड़ोगे उस वायर की रेजिस्टेंस भी बेटा उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो अगर रेजिस्टेंस जो आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो आपके पास क्या है, वो करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सेल कांस्टेंट इज मेजर्ड बाय, आपको बताता हूं कैसे मेजर करेंगे। द सेल कांस्टेंट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक whose conductivity K is already known। तो सेल कांस्टेंट बेटा कैसे निकालते हैं, सेल कांस्टेंट बेटा कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये देखो, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, G स्टार इज इक्वल टू कापा इनटू R। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है, ठीक है, और अगर हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल लें तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ के चलो, जैसे सोडियम क्लोराइड आपको सॉल्ट दे रखा है, ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने भर दिया। अब उसकी कंडक्टिविटी अपने को पहले से पता है,
सुनना, उसकी कंडक्टिविटी के की कापा की वैल्यू हमें पहले से गिवन है बेटा, और आर हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से अभी बताया आपको निकाल के कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर हमारे पास आर की वैल्यू हो और कापा की वैल्यू हो तो बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, उस सेल का सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यस और नो, एल अपॉन ए की रेशो, ये रेशो इतना आया समझ में नंदिनी? Yes, sir. Yes, sir. आ गया इतना समझ में? अदिति, हमें बेटा क्या करना होगा, पहले सुनो, पहले सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है? पहले सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। अगर आपके पास एक सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो सुनो, उसी बेटा डायमेंशन का, जैसे आपने कंडक्टिविटी सेल लिया, अब इस कंडक्टिविटी सेल में आप क्या करोगे, एक एक करके सबका मेजर कर सकते हो, अलग अलग का मेजर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एल अपॉन ए की रेशियो चाहिए होगी बेटा, ठीक है? इस एल अपॉन ए की रेशियो को आपको लग रहा होगा सर लेंथ को मेजर करो, एरिया को क्रॉस सेक्शन मेजर करो और डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं निकालते हैं बेटा। एल अपॉन ए की रेशियो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से नहीं निकालते हैं कि एल को मेजर कर दिया, एरिया को मेजर कर दिया, इसमें हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है बेटा, ठीक है? एक्चुअल रेजिस्टेंस, एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो अलग है, उसको मेजर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बेटा इसमें डालना पड़ता है, एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिविटी सेल में डालेंगे जिसकी कापा की वैल्यू अपने को पहले से गिवन हो, ठीक है? समझ रहे हैं बच्चे मेरी बात? बोलो जल्दी, प्रथम आया समझ में? योगेश आ गया बेटा समझ में? आ गया, इतना आ गया ना? अब देखो, इसका मतलब आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब मान लो जैसे किसी कंडक्टिविटी, किसी सॉल्यूशन की, सोडियम क्लोराइड की आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू मेरे पास थी, रेजिस्टेंस बेटा मैंने मेजर कर ली, ठीक है? और वो कैसे करेंगे अभी बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे, अभी समझाऊंगा आपको। तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा, जी स्टार की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? अब ये जो जी स्टार है, वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, जी स्टार की वैल्यू अगर आपके पास एक बार आ गई, वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान दें, हम अगर बेटा हमारे पास एक बार सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए, फिर तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रेजिस्टेंस, हाँ, अगर कापा की वैल्यू दे रखी है तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर रेजिस्टेंस दे रखी है तो कापा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी समझेंगे कैसे। अब बेटा एक डायग्राम देखो, पेज नंबर 6 है ये, अगला वाला पेज, इस पे डायग्राम सबको दिख रहा है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बना रखा है डायग्राम, देखो ध्यान से, दिख गया सबको? ये ड्रॉ करूं, बताओ जल्दी। अदिति बेटा नोट्स में आपके ड्रॉ है डायग्राम जिसपे लिखा हुआ है कंडक्टिविटी सेल, मिल गया सबको? 4 रेजिस्टेंस दिख रही है यहाँ पर, हाँ, R1 R2, R2 की जगह बेटा देखो मैंने क्या बना रखा है यहाँ पर, कंडक्टिविटी सेल बना रखा है। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारा सेल है, जो कंडक्टिविटी सेल जिसकी बात कर रहे हैं, जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं, उसकी अपनी खुद की भी तो रेजिस्टेंस होगी, यस और नो? तो उसकी रेजिस्टेंस बेटा क्या मानी है हमने यहाँ पर, R2 मानी है। R1 R2 कुछ भी ले सकते हैं बेटा, अभी मान लिया हमने R2 ले लिया उसकी, ठीक है? और यहाँ पर R1 दिख रहा है आपको, इसमें एरो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। R1 में बेटा रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो करके लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, किसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है अदिति? समझ में आ रहा है? और 2 रेजिस्टेंस और दिख रही हैं आपको, R3 और R4, सबको मिल गया है डायग्राम अच्छे से? बताओ जल्दी, अगले ही पेज पर है। मिल अच्छा, तो उसमें बेटा देखो, हाँ, और बीच में देखो यहाँ पर P क्या दिया हुआ है, P इज ए डिटेक्टर, P बेटा डिटेक्टर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। हम बेटा ये रेजिस्टेंस को इस तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है? इस सर्किट को इस तरीके से बैलेंस करते हैं। बाहर देखो एक ऑसिलेटर लगा रखा है, वोल्टेज लगा रखा है, वो नीचे की तरफ ऑसिलेटर है बेटा,
ये एसी करंट सप्लाई कर रहा है, एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इससे बेटा हमने क्या किया, चारों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। सबको समझ में आ रहा है नहीं, बोलो जल्दी, ठीक है। चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सबको। ऊपर बेटा R1 है, फिर R1 आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया हमने, चेंज कर सके जिसकी वैल्यू को। R2 हमारा कंडक्टिविटी सेल की रेजिस्टेंस हो गई। R3 और R4 बेटा दो और रेजिस्टेंस ले ली। अभी बताता हूं ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों सेटअप किया है, क्योंकि हम बेटा हमारा पर्पज क्या है, हम चाहते हैं कंडक्टिविटी सेल की रेजिस्टेंस को यानी R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या निकालना है बेटा, हमारा पर्पज क्या है, R2 की वैल्यू को निकालना। बाकी तीनों रेजिस्टेंस अगर हमें पता है, सुनो ध्यान से, R1, R3, R4 की अगर वैल्यू आपको पता है तो R4 की वैल्यू R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या कंडीशन होती है नंदिनी बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज में कि बीच में से करंट जो है वो फ्लो नहीं होना चाहिए। ये देखो जो P डिटेक्टर दिख रहा है इसमें से बेटा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, अपना बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है। बोलते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ये जो दिख रही है आपको जहां पर डिटेक्टर लगा रखा है, ठीक है। बोलो जल्दी, आगे समझ में, R2 की वैल्यू निकाल सकते हो, समझ रहे हो कैसे निकालनी है। हाँ R2 की वैल्यू बेटा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, सारा एक्सप्लेन कर रखा है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज फिजिक्स में है लेकिन मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। देखो लिखा हुआ है ना, वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो दो रेजिस्टेंस दे रखी है बेटा, R3 R4, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1 और चौथा क्या है बेटा, कंडक्टिविटी सेल जिसकी रेजिस्टेंस R2 है। हमारा पर्पज है R2 की वैल्यू को निकालना। तो बेटा हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि ब्रांच P जहां पर डिटेक्टर लगा हुआ है उसमें से कोई करंट फ्लो ना करे। तो निकाल पाओगे, R2 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखो रेशो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 अपॉन में R3, ये फॉर्मूला होता है ना। रेशो होती है R2 अपॉन R3, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, इस तरीके से। तो हम R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटा डायरेक्टली निकाल सकते हैं, R1 इंटू R4 अपॉन R3, बोलो निकाल सकते हो R2 की वैल्यू। तीनों रेजिस्टेंस आपको गिवन थी बाकी, ठीक है। खुशी आया बेटा समझ में। हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, एक कंडक्टिविटी सेल की, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे समझ में, यस और नो तो बोल दो। कर लेंगे सभी बच्चे, एक बार इन नोट्स को बेटा अच्छे से पढ़ेंगे जो आज पढ़ाया है। रुपेश, नंदिनी आया बेटा समझ में। खुशी आ गया, बोलो जल्दी। वैष्णवी रिप्लाई कर दो बेटा, टाइम हो गया जल्दी। आ गया, हाँ आ गया बेटा समझ में। तो एक बार जो है नोट्स को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है योगेश, बोलो जल्दी। एक बार इसको बेटा पढ़ लेना, R2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी समझा दिया आपको अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना पढ़ना है, हाँ आज इतना पढ़ के आओगे, फिर कल से मोलर कंडक्टिविटी शुरू करना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, K की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, वो भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, G स्टार अपॉन R, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं, और बाकी नोट्स तो बेटा नोट्स से ही पढ़ाया है बिल्कुल, ठीक है, जैसा नोट्स में लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। ओके ठीक है, बाय एंड टेक केयर, ओके बेटा।